आप लोगों को फिर से अगेन गुड मॉर्निंग। ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम लोग गुड आफ्टरनून में प्रवेश कर जाएंगे। कौन कौन है? बिल्कुल, हाँ चलिए, आप लोग सभी उपस्थित हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ठीक है, ओके, सारे लोग हैं। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में देखा। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का किस तरह से विकास हुआ, कौन कौन सी परिस्थितियां यूरोप में आई, ठीक है, और किस तरह से आगे यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के कारण वहां पर नए नए राष्ट्रों का उदय हुआ, जैसे कि जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, या फिर यूनान का स्वतंत्र राष्ट्र होना। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोगों ने वहां पर देखा। अब आज हम लोगों का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, वह है समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, ओके, समाजवाद और साम्यवाद। तो यहाँ पर कुछ चीजों को समझना बेहद जरूरी है, जैसे कि समाजवाद। ठीक है, समाज मतलब आप सभी समझ रहे हो, हम सभी समाज में रहते हैं। ठीक है, और वाद, वाद मतलब होता है विचार। ठीक है, यानी समाज से जुड़ा विचार समाजवाद है। इसका डेफिनेशन भी देखेंगे ब्रॉड रूप में। ठीक है, लेकिन पहले शब्द को तोड़कर देख रहे हैं कि आखिर यह शब्द कहना क्या चाह रहा है। तो ऐसा विचार जिसमें समाज की बात हो, पूरे समाज की बात हो, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो, तो वह हो जाएगा आपका समाजवाद, और इसी विचारधारा को कहा जाएगा समाजवादी विचारधारा। साम्यवाद, साम्यवाद क्या है? तो अगर साम्यवाद को देखा जाए तो साम्य मतलब समानता। ठीक है, साम्य मतलब समानता, और वाद मतलब विचार, यानी ऐसा विचार जो कि समानता की बात करता। ठीक है, इसमें और भी पहलू हैं, लेकिन आपको मोटे तौर पर पहले इस शब्द को समझना है। अब हम लोग जो है इसके डेफिनेशन पे अगर जाते हैं कि समाजवाद किसे कहते हैं, तो इससे पहले हमें कई चीजों को जानना पड़ेगा। ठीक है, समाजवाद किसे कहते हैं, इससे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर समाजवाद की विचारधारा आई क्यों। ठीक है, लेकिन पहले यह देख लेते हैं कि समाजवाद कहते किसको है। तो समाजवाद जो है एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? सरकार का। और सरकार जो है इसे पूरे समाज के लिए, यानी अपनी जो जनता है उसके लिए इसका उपयोग करती है, उसका उपभोग करती है। तो यहाँ पर लिख लीजिए समाजवाद का डेफिनेशन। सबसे पहले समाजवाद, या आप लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़े होंगे कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से पता है ना? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, वहां भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं समाजवाद किसे कहते हैं। तो समाजवाद, लिखिए इसको, समाजवाद एक ऐसी सामाजिक आर्थिक, हाइफन देकर लिखना है, आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर, जिसमें उत्पादन के साधनों, जिसमें उत्पादन के साधनों, कारखानों मतलब जो कल कारखाना है, कारखानों, या एक ही शब्द लिख सकते हो उत्पादन के साधनों, इतना से भी काम चलेगा। ठीक है, उत्पादन के साधनों, कारखानों पर सरकार का एकाधिकार हो, यानी सरकार के अंडर में हो। ठीक है, सरकार का उत्पादन के साधनों पर सरकार का एकाधिकार हो। एकाधिकार मतलब कि उसके अधिकार में हो। ठीक है, एकाधिकार हो, तथा वह इसे समाज में समान रूप से वितरण करता है। समाज में
समान रूप से, जगह नहीं है, लिखिए इसको, समाज में समान, ऊपर में लिख देते हैं समान, इसके बाद समान रूप से वितरण करता हो, वितरण करता हो। ठीक है, यानी समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है, यह जो विचार है, यह जो सिस्टम है, यह क्या है कि यह बात करता है कि देखो कोई भी साधन है, कोई भी उत्पादन का साधन है, उत्पादन का साधन करने का मतलब संसाधन जो भी है, जितने भी प्रकार के संसाधन है, हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा ही, भूमि संसाधन, जल संसाधन, ठीक है, खनिज संसाधन, जो भी है संसाधन, तो जो संसाधन है उस पर किसका अधिकार होगा? उस पर अधिकार सरकार का होगा। उस पर किसका अधिकार होगा? तो सरकार का होगा, यानी वह सरकार के अंडर में रहेगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के अंडर में रहेगा। और सरकार जो है उस संसाधन को क्या करेगा? समाज में समान रूप से वितरण करेगा। किस रूप से? समान रूप से वितरण करेगा। तो इसी व्यवस्था को कहा जाता है समाजवाद, और इसी विचारधारा को समाजवादी विचारधारा कहते हैं। अच्छा, यह विचारधारा क्या होता है? अच्छा, आप ये इस बात को समझते हो कि नहीं कि बिना विचार का आदमी कुछ नहीं है। यानी अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आप एक अच्छा आदमी बनते हो, अगर आपके विचार बुरे हैं तो आप बुरे आदमी बनते हो। यानी कोई भी काम जो आप करते हो आप अपने आइडिया, अपने विचार के अनुसार ही करते हो। ठीक है, तो जो लोग इस समाजवादी विचारधारा को समर्थन देंगे, उसको पालन करेंगे, वही लोग कहलाएंगे समाजवादी लोग। ठीक है, समाजवादी लोग, और इस विचारधारा को समाजवादी विचारधारा कहा जाएगा। और इस व्यवस्था को, जिससे जो लोग यह व्यवस्था बनाएंगे, उसको कहा जाएगा समाजवादी व्यवस्था। तो समाजवाद का डेफिनेशन देखें आप लोग कि यह जो है एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। एक व्यक्ति का नहीं होगा, सरकार का। और सरकार को कौन चुनेगी? तो आम जनता चुनती है। तो वह सरकार पूरे संसाधन को नियंत्रण में रखेगा और उसका उपयोग जो है वह, उसका वितरण जो है आम जनता में, पूरे समाज में समान रूप से करेगा। यही हुआ आपका समाजवाद का कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन। पूछा जाएगा कि समाजवाद से क्या समझते हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन का यह आंसर आप लोग लिख देना। ठीक है, ठीक। तो समाजवाद जो है, अब सवाल उठता है कि समाजवाद जो आया, क्या इससे पहले कौन सी परिस्थिति थी? क्यों आया समाजवाद? क्यों लोग इस तरह से सोचने लगे? तो यह जानना थोड़ा जरूरी है कि इसके पृष्ठभूमि में आखिर कौन सी घटनाएं घट रही थी, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप में, जिसके विरोध स्वरूप में यह विचारधारा आई। ठीक है, तो इसके पीछे पूंजीवाद का जो है कारण है, मूल कारण कि पूंजीवाद की बुराइयों के विरोध में समाजवादी विचारधारा का उत्पत्ति हुआ। तो अब देखते हैं पूंजीवाद किसे कहते हैं। पूंजीवाद किसे कहते हैं? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। ठीक है, पूंजीवाद क्या कहता है? पूंजीवाद कहता है कि जब उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो और वह इसका उपयोग सिर्फ अपने लाभ के लिए करता हो। ठीक है, मान लो मेरी संपत्ति है, मेरा खेत है, और हम उसका उपयोग सिर्फ अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, तो ऐसी ही व्यवस्था क्या कहलाती है? पूंजीवादी व्यवस्था कहलाती है। तो पूंजीवादी व्यवस्था का डेफिनेशन क्या लिखना है? या पूंजीवाद का, यह लिखिए इसको, यह एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है। इस दोनों को समझना जरूरी है, तभी आप आगे की सारी कहानी घटनाएं समझ पाओगे। यह एक ऐसी सामाजिक, हाइफन देकर लिखिएगा, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों
के साधन, जब मैं उत्पादन के साधन बोलूं तो आप लोगों को बिल्कुल सजग हो जाना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, संसाधन की बात कर रहा हूं। और आप लोग जानते हो कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, कई संसाधन आप लोगों ने पढ़ा ही। तो जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, यानी किसी खास एक व्यक्ति का अधिकार हो, सरकार का नहीं हो, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, तथा वह इसका उपयोग निजी लाभ के लिए करता हो। किसके लिए करता हो, निजी लाभ, यानी अपने लाभ के लिए करता हो, तथा वह इसका उपयोग निजी लाभ के लिए करता हो। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा जाएगा, ऐसी व्यवस्था को कहा जाएगा पूंजीवादी व्यवस्था। यानी इसमें क्या है कि इसमें जो उत्पादन के साधन है, जो जमीन है, कोई भी जो है खनिज है, संसाधन है, फैक्ट्री है, कल कारखाना है, उस पर जो है किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा, ना कि सरकार का। और जब किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा तो क्या वह अन्य लोगों के प्रति जो है उत्तरदायी होगा, नहीं होगा। तो वह क्या सोचेगा, मुझे अधिक से अधिक मुनाफा हो, मुझे लाभ हो, और वह इस प्रकार से दूसरे लोगों का शोषण करेगा। अब जो है जो पूंजीवादी लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, वह जो कल कारखाना बनाएगा उसमें जो श्रमिक, जो मजदूर काम करेंगे उसको क्या करेगा, सही वेतन नहीं देगा, उसका शोषण और उस पर अत्याचार करेगा। तो इससे क्या होगा कि एक तरफ तो पूंजीपति वर्ग धीरे धीरे जो है मजबूत होता चला जाएगा, और श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग की स्थिति दिनों दिन खराब होती चली जाएगी। तो इसलिए जो है अब जो श्रमिक वर्ग है, जो मजदूर है, वह पूंजीपति वर्ग के खिलाफ में एकजुट होगा। और कुछ लोग जो है ऐसे विचारों को उन लोगों को देंगे, ऐसे विचारों का प्रचार करेंगे, जिसमें कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में और फ्रेडरिक एंगल्स और भी कई सारे लोगों के बारे में, कि वह जो है अपने विचारों के द्वारा उन मजदूर वर्ग जिसका शोषण करता था पूंजीपति वर्ग, उसके खिलाफ खड़ा किया और एक क्रांति हुई। ठीक है, लोग जागरूक हुए। तो आप लोगों ने देखा कि समाजवाद किसे कहते हैं, पूंजीवाद किसे कहते हैं। तो पूंजीवाद की बुराइयों के विरोध में ही समाजवाद का जो है जन्म हुआ, समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ। तो हम पहले पूंजीवाद की बुराई देख लेते हैं, तब समझ में आएगा कि आखिर समाजवाद कैसे आया। देखिए, तो पूंजीवाद के बारे में हम लोगों ने देखा, इसका डेफिनेशन। अब इसकी बुराई के बारे में देखते हैं कि इसकी बुराई क्या क्या है। पूंजीवाद की बुराइयां, यहां पर लिखिए पहला नंबर, इसमें व्यक्तिगत मुनाफे पर जोर दिया जाता है। व्यक्तिगत मुनाफे कि सिर्फ मेरा लाभ हो, यानी पूंजीपति का लाभ हो। इसमें व्यक्तिगत या निजी, जो लिखिए निजी लाभ पर जोर दिया जाता है, दूसरा क्या है इसकी बुराई पूंजीवाद की, दूसरी बुराई में लिखना है कि इसमें श्रमिक वर्ग, श्रमिक मतलब मजदूर, समझना है, श्रमिक वर्ग, श्रमिक यानी मजदूर वर्ग का शोषण और अत्याचार किया जाता है। मजदूर वर्ग का शोषण
शोषण मतलब शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। शोषण करने का मतलब है उसे कम वेतन दिया जाता है, उसे कम वेतन देना, कम वेतन देना, अधिक घंटे तक काम कराना, ठीक है, कम वेतन देना, अधिक घंटे तक, घंटा कोई निश्चित ही नहीं था, ठीक है, जितना देर पूंजीपति, वो जो मिल के मालिक होते थे, पूंजीपति लोग होते थे, उसका जितना देर तक मन होता था काम कराते रहता था, ठीक है। तो अधिक घंटे तक काम कराना, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच एक बड़ी खाई हुई, ठीक है। बड़ी खाई मतलब दोनों में जो है एक तरह से जो सामंजस्य होना चाहिए वह नहीं रहा, और मजदूर वर्गों की स्थिति दिनों दिन दयनीय होती चली गई। उन्हें जो है खाने के लिए, रोटी तक के लिए तरसना पड़ता था, जबकि वह दिन भर उस फैक्ट्री में काम करता था, ठीक है। यानी एक तरह से जो है इसकी जो पूंजीपतियों का जो अत्याचार था वह दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, और इसके कारण जो है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे उभर कर सामने आए जिन्होंने इसके लिए उन लोगों को कहा कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अचानक विरोध नहीं हुआ, आप लोग इसको समझना कि अचानक जो है विरोध नहीं हुआ। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि समाजवाद दो प्रकार के होते हैं, एक यूटोपियन समाजवाद, एक एक जो है वैज्ञानिक समाजवाद। तो यहाँ पर आप लोग एक बात को ध्यान में रखना कि पूंजीवाद की बुराइयों के विरोध में, पूंजीवाद की बुराइयों के विरोध में समाजवाद का जन्म हुआ। समाजवाद का जन्म हुआ। जन्म मतलब इसकी जो विचार है वह उभर कर सामने आए, जन्म हुआ। और अभी आप लोगों ने देखा कि समाजवाद जो है वह क्या कहता है? समाजवाद कहता है कि उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण। समाजवाद क्या कहता है? उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण। किसका नियंत्रण? सरकार का नियंत्रण। और सरकार उसको क्या करेगी? आम जनता में जो है समान रूप से उसका वितरण करेगी। सरकार का नियंत्रण समाजवाद कहता है। और पूंजीवाद क्या कहता है? तो पूंजीवाद कहता है कि नहीं, पूंजीवाद कहता है कि व्यक्ति विशेष का नियंत्रण। उत्पादन के साधन पर किसका नियंत्रण? व्यक्ति विशेष का या निजी व्यक्ति का नियंत्रण। व्यक्ति विशेष का नियंत्रण, व्यक्ति विशेष का नियंत्रण। अब देखो, व्यक्ति विशेष का नियंत्रण रहेगा तो यह अपना निजी लाभ सोचेगा। इसका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा कि मुझे अधिक से अधिक लाभ हो, इसका प्रॉफिट हो। और यहाँ पर जो आपका समाजवाद है जिसमें कि सरकार के नियंत्रण में उत्पादन के साधन रहेंगे, इसका क्या रहेगा उद्देश्य? लोक कल्याण, सोशल वेलफेयर। ठीक है, लोक कल्याण। तो कहने का मतलब है कि पूंजीवाद हर रूप में जो है किसके लिए? गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए एक गलत व्यवस्था है। ठीक है, और इसी को जो है जो विचारक आए उस समय, उन्होंने इसे आम लोगों को समझाने का प्रयास किया कि देखो सारी समस्या जो है ना इस पूंजीवाद में है। ठीक है, अगर तुम्हें अपने अधिकारों को लेना है तो तुम्हें इस पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करना पड़ेगा। और जब यह पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त होगी, उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा, तभी जो है जाकर तुम्हें तुम्हारे अधिकार मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है आप लोग देखोगे कि आगे कई सारे जो है
विचारक आए, जैसे कि सेंट साइमन आए, चार्ल्स फोरियर आए, रॉबर्ट ओवेन आए, लुई ब्ला आए, जिसको कि यूटोपियन समाजवादी कहते हैं। अच्छा, इस बात को आप लोग समझो कि जैसे मान लीजिए कोई गांव स्तर पे ही लो या समाज स्तर पर कि कोई शक्तिशाली है एक आदमी और एक आदमी पूरा कमजोर है और दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है, यानी शक्तिशाली आदमी अपने से कमजोर आदमी को सता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो तीसरे लोग हैं जो कि देख रहे हैं कि यह जो शक्तिशाली आदमी है, यह जो एक तरह से मजबूत है हर रूप में, आर्थिक रूप से और हर मामले में, यह जो कमजोर आदमी को सता रहा है, तो वह तीसरा आदमी क्या डायरेक्ट बोलेगा कि दोनों लड़ जाओ? नहीं बोलेगा। वह क्या बोलेगा कि देखो भाई, दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है, लड़ो मत आपस में, जो भी है उसको मिल बांट के किसी तरह से उसका उपयोग करो, ठीक है। तो ऐसे ही लोगों को कहा गया यूटोपियन समाजवादी। यानी जब समाजवाद का विचार आया उभर कर सामने। अच्छा, मुझे यह बताओ इससे पहले कि थोड़ा सा मैं समाजवाद पर डेप्थ में जाऊं, पहले यह मैं पूछना चाहता हूं कि पूंजीवाद का विकास कैसे हुआ। आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया कि किस तरह से भौगोलिक खोज ने कई सारे देशों का खोज किया, अमेरिका का खोज हुआ, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्गों की खोज हुई और भी कई सारे देशों की खोज हुई। तो धीरे धीरे उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद बढ़ा, साथ ही साथ औद्योगिक क्रांति भी आई। औद्योगिक क्रांति जानते हो कब आई? 18वीं शताब्दी में, और लंदन यानी इंग्लैंड में आई। तो औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि जो लोग हाथों से वस्तुओं का निर्माण करते थे वो अब मशीनों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण होने लगा और कम समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। तो औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ कि शहरों में बड़े पैमाने पर उद्योग की स्थापना की गई। अब जो लोग गांवों में खेती किसानी करते थे उनसे उसकी अगर नहीं भरपाई हो पाती थी खास करके, तो वे लोग कहाँ आ जाते थे? मजदूरी करने श्रमिक के रूप में शहर आ जाते थे। और जब शहर आ जाते थे तो गांव में जो है जो सामंती लोग थे, जो जमींदार लोग थे गांव में, वहां पर उसका किसान के रूप में शोषण होता था और यानी खेतीहर मजदूर के रूप में शोषण होता था जो सामंत लोग करते थे। और जब वह शहर आ गया वही मजदूर काम करने के लिए, तो यहाँ पर कौन उसका शोषण करने लगा? तो जो पूंजीपति, जो उद्योगपति था वह शोषण करने लगा, ठीक है। यानी अगर आपको कहा जाए कि पूंजीवादी व्यवस्था का दो फेज था, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूंजीवादी व्यवस्था का कलर दिख रहा है? अच्छा, मैं इसको ब्लैक कर देता हूं। पूंजीवादी व्यवस्था मैं समाजवाद पे आऊंगा, लेकिन यह समझ लो क्योंकि जड़ में तो यही है ना, पूंजीवाद के विरोध में ही समाजवाद आया। तो इसकी बुराइयों को जब हम समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ओह, इतना क्रूर यह व्यवस्था था, तो आखिर इसके विरोध में तो आना ही था समाजवाद, आम जनता का जो है मजदूरों का शासन आना ही था, ठीक है। तो पूंजीवादी व्यवस्था के दो चरण यानी 2 स्टेप्स ऑफ जो है कैपिटलिज्म सिस्टम। पहला है कृषिक पूंजीवाद, कृषिक एग्रीकल्चर कैपिटलिज्म, ठीक है, कृषिक पूंजीवाद। और दूसरा है आपका औद्योगिक पूंजीवाद। देखो हुआ क्या, जब हम कृषिक पूंजीवाद की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जब मजदूरों का, जो छोटे छोटे किसान थे जो कि पट्टे की भूमि पर यानी जो लीज पर भूमि दी जाती है उस पर जो खेती किसानी करते थे, वह जब गांव में थे तब भी उस पर शोषण और अत्याचार होते थे, ठीक है। कौन करता था? तो सामंत वर्ग करता था। सामंत मतलब जमींदार,
ठीक है, फ्यूडल, उसको यूरोप में सामंत कहा जाता है। तो सामंत वर्ग जो है क्या करता था, शोषण करता था। और वही लोग, वही श्रमिक लोग जब शहर आ गए जहां पर बहुत सारे उद्योगों की स्थापना की गई थी, ठीक है, जब वह शहर आ गए तो उन्हीं लोगों पर यहाँ पर कौन अत्याचार कर रहा है, तो जो पूंजीपति वर्ग है। कौन वर्ग, पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति या आप इसको कह सकते हैं उद्योगपति, जो कि बहुत सारे उद्योगों के मालिक होते थे, ठीक है, वह शोषण करने लगा। और शोषण किस तरह का शोषण, तो आप जानते हो कि मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, ना तो वह संगठन बना सकता था, ना वह अपने हक के लिए हड़ताल कर सकता था। इतना ही नहीं, उसके काम के घंटे भी नियत नहीं थे। जितना मन है फैक्ट्री के मालिक का उतना देर वह काम कराता था, ठीक है। कभी कभी तो मजदूर काम करते करते बेहोश हो जाते थे, कभी कभी तो वह मर भी जाते थे, ठीक है। यानी पूरे परिवार, जो मजदूर वर्ग के जो पूरे परिवार है, वह उस फैक्ट्री में काम करता था और उसे वेतन भी उचित नहीं मिलता था जो उसे वेतन मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस शोषण और अत्याचार के खिलाफ धीरे धीरे यूरोप में यह सारी घटनाएं कहाँ हो रही है, यूरोप में। क्यों, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो है वह सबसे पहले कहाँ आई, औद्योगिक क्रांति कहाँ आई सबसे पहले, यूरोप में। और जहाँ औद्योगिक क्रांति हुई वहीं पर उद्योग की स्थापना होगी और वहीं पर श्रमिक यानी मजदूर वर्ग जाएंगे काम करने। और वहां पर जो है औद्योगिक क्रांति के कारण यह जो पूंजीवाद बढ़ा और उस पूंजीवाद के खिलाफ मजदूरों ने जो जिस विचारधारा का पालन किया और जिन लोगों ने इस विचारधारा को, जिसे हम लोग समाजवादी विचारधारा कहते हैं, उसका जब पालन होने लगा तो फिर आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से रूस की क्रांति हुई, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि समाजवाद दो प्रकार के होते हैं। आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सारे सामंत का मतलब होता है जमींदार, समझे। वीरेंद्र पूछ रहे हैं सामंत का मतलब क्या हुआ। सामंत का मतलब जमींदार, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, बहुत ज्यादा जमीन का वह मालिक है, ठीक है। और वहां पर बहुत सारे किसान और मजदूरों से काम कराता था, वहां पर भी वह मजदूरों का शोषण करता था। और उद्योगपति जब औद्योगिक अपना इंडस्ट्री बनाए, वहां पर भी वह जो है मजदूरों का शोषण करता था। तो मजदूर लोग जो है हर जगह जो उसका शोषण हो रहा था और पूंजीवाद दिनों दिन मजबूत हो रहा था, यानी यह पूंजीपति वर्ग मजबूत हो रहा था, उसी के खिलाफ में कौन सी विचारधारा आई, समाजवादी विचारधारा आई, जो यह बात करती थी कि उत्पादन का जो साधन है उस पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। क्योंकि जब सरकार के नियंत्रण में रहेगा पूरा संसाधन तो वह सभी लोगों के बीच उसका समान रूप से वितरण करेगा, ठीक है। तो यही हुआ समाजवादी विचारधारा या समाजवाद। अब देखते हैं समाजवाद दो प्रकार के होते हैं, इसको समझते हैं। समाजवाद दो प्रकार के होते हैं। समाजवाद दो प्रकार के, एक कहा जाता है यूटोपियन समाजवाद, यूटोपियन समाजवाद, और दूसरा कहलाता है आपका वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है। चलिए, तो यूटोपियन समाजवाद क्या हुआ, यह प्रारंभिक समाजवाद भी कहलाता है। इसको और एक नाम से जानते हैं क्या, इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको प्रारंभिक समाजवाद भी कहते हैं, प्रारंभिक समाजवाद। और वैज्ञानिक समाजवाद को कहते हैं मार्क्स के बाद का समाजवाद। मार्क्स का नाम सुने हो, कार्ल मार्क्स। मार्क्स के बाद का समाजवाद, बाद का समाजवाद। समाजवाद, अब
समझते हैं हम लोग कि यूटोपियन समाजवाद जो कि प्रारंभिक समाजवाद है वह क्या है और वैज्ञानिक समाजवाद क्या है। देखो, अभी मैंने बताया कि अगर कोई काफी ज्यादा शक्तिशाली है और एक काफी कमजोर लोग है और शक्तिशाली लोग अपने से कमजोर लोग का शोषण कर रहा है, उस पर अत्याचार कर रहा है, तो जो तीसरा आदमी देख रहा है वह क्या कहेगा? लड़ जाओ दोनों? नहीं, वह कहेगा कि देखो तुम दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए, तुम दोनों मिलकर ही काम करते हो। ठीक है, एक उद्योगपति हो, एक मजदूर वर्ग है, लेकिन उद्योगपति को चाहिए, पूंजीपति को चाहिए कि वह मजदूरों का ध्यान रखे, क्योंकि मजदूर ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा फैक्ट्री कैसे चलेगा? ठीक है, तुम्हारे सारे काम कैसे होंगे? तो मजदूरों का ध्यान रखो, उसे उचित वेतन देना चाहिए। ये चाहिए शब्द ध्यान में रखना, ठीक है, चाहिए, ये अच्छी बातें होनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सारे क्या कहलाए? यूटोपियन समाजवादी। जो लोग इस तरह के विचार दिए वह क्या कहलाए? यूटोपियन समाजवादी। लेकिन क्या चाहिए से सिर्फ कुछ होता है? जिसमें कि मैं आप लोगों को कुछ का नाम बताता हूं। यूटोपियन समाजवादी में देखिए, ये आप 4 इमेज देख रहे हो, यह है आपका सेंट साइमन। इसका नाम क्या है? सेंट मतलब संत होता है, संत साइमन इसका नाम है, संत साइमन। ठीक है, और यह महाशय है आपका चार्ल्स फोरियर। चार्ल्स फोरियर, फोरियर, ठीक है। और यह महाशय है आपका रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन। यह पूछा भी जाएगा कि निम्न में से कौन यूटोपियन समाजवादी हैं, तो आपको एकदम ध्यान रखना है। आप लोग तो इमेज भी देख लिए, कहीं मिले तो पहचान भी लीजिएगा, ठीक है। और यह है आपका लुई ब्ला। कौन है? लुई ब्ला। ये लोग ऐसे लोग थे जो उस समय, जिस समय की पूंजीवाद काफी ज्यादा चरम पर था, ठीक है, और पूंजीवादी लोग जो है अपने नीचे जो श्रमिक वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उसका शोषण कर रहा था, उस पर अत्याचार कर रहा था, उसको कोई अधिकार नहीं दिया हुआ था। वह उस समय इन लोगों ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा कि देखो तुम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, तुम्हें जो है एक दूसरे के हितों की पूर्ति करना चाहिए। जैसे हमारे सेंट साइमन महोदय हैं, ठीक है, सेंट साइमन महोदय हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो पूंजीपति वर्ग है उसको चाहिए कि मजदूरों के हितों में वह काम करे, मिलजुल कर दोनों के एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना चाहिए। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका मिलजुल कर उपयोग करना चाहिए, ठीक है, करो नहीं, चाहिए, ठीक है। इसीलिए यानी उदार टाइप के लोग, ये जो है बिल्कुल ये नहीं कहे कि लड़ जाओ, वर्ग समन्वय की बात कर रहे हैं। यानी यूटोपियन समाजवादी कह रहे हैं लड़ो मत, अपने अधिकार के लिए क्या करो? वर्ग समन्वय करो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करो। सेंट साइमन ने यह कहा, और सेंट साइमन ने यह भी कहा कि प्रत्येक आदमी को अपनी क्षमता के अनुसार जो है काम मिलना चाहिए और उस काम के अनुसार उसे पारिश्रमिक मिलना चाहिए, यानी वेतन मिलना चाहिए। यानी मेरी क्षमता जितनी है उस हिसाब से मुझे काम दीजिए और जितना मैं काम करता हूं उतना मुझे वेतन दीजिए। और यही वाक्य जो है आगे समाजवाद का मूल वाक्य बन गया, ठीक है। तो सेंट साइमन लोग जो है यह बात कही। उसी तरह से जो है आप देखोगे चार्ल्स फोरियर ने क्या कहा? चार्ल्स फोरियर ने कहा कि जब तक तुम राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाओगे तब तक जो है तुम्हारा आर्थिक व्यवस्था नहीं बदलेगा। यानी बिना सरकार को बदले, बिना लोकतांत्रिक या फिर आम जनता की सरकार के बारे में सोचने वाली सरकार जब तक नहीं लाओगे, आर्थिक जो दुर्दशा हो रही है मजदूरों की वह नहीं सुधार होगा। उसी तरह से रॉबर्ट ओवेन जो है यह खुद एक उद्योगपति थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने अपने फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते थे, इसके फैक्ट्री में, रॉबर्ट ओवेन के फैक्ट्री में, उसको उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी, पेंशन दिया, ठीक है, उचित वेतन दिया, काम के घंटे भी कम कर दिया इन्होंने। इस वजह से इन्होंने पाया कि इसके फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ गया, ठीक
ठीक है, किसके फैक्ट्री में? रॉबर्ट ओवेन के फैक्ट्री में। और इस वजह से जो है इन्होंने एक वाक्य कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। यानी आपका जो लेबर है अगर वह आपसे खुश है, ठीक है, आपके वेतन से खुश है, तो यह जो है जो संतुष्ट श्रमिक है वही वास्तविक श्रमिक है। इसको लिख लीजिए, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। वास्तविक श्रमिक है। यह किसने कहा? यह रॉबर्ट ओवेन ने कहा। श्रमिक वास्तविक श्रमिक है, ठीक है, यह हुआ। अब है आपका लुई ब्ला। लुई ब्ला ने क्या कहा? लुई ब्ला जो है यह फ्रांस के रहने वाले थे। लुई ब्ला ने जो है राजनीतिक रूप से जो है परिवर्तन की बात कही। और मैं चार्ल्स फूरियर में जो बात आप लोगों को बताया राजनीतिक परिवर्तन का, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि चार्ल्स फूरियर ने राजनीतिक परिवर्तन का नहीं, बल्कि इन्होंने कहा कि सभी लोग शहर ही आ जाओगे काम करने, तो यहाँ पे तो शोषण होगा ही। तुम लोग क्या करो, अपने अपने गांवों में काम करो, अपने अपने गांव में छोटे छोटे उद्योग लगाओ और वहां पर काम करो, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हारा कम शोषण होगा। लेकिन अगर सभी लोग तुम लोग शहर ही आ गए तो यहाँ पर भीड़ बढ़ जाएगी, और भीड़ बढ़ जाने के कारण जो है तुम्हारा यहाँ पर शोषण होता है। तो ये बातें जो है इन चारों जो विचारक आप देख रहे हो इन्होंने कहा, जिसमें कि आप लोगों ने देखा सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, ये सभी किस प्रकार के समाजवादी थे? तो यह आपको यूटोपियन समाजवादी थे। यह कैसे समाजवादी थे? यह यूटोपियन समाजवादी थे। आपको ध्यान में रखना है, यह ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि यूटोपियन समाजवादी से आप क्या समझते हो। और यूटोपियन समाजवादी को ही कहा गया कल्पनादर्शी या स्वप्नदर्शी समाजवादी, ठीक है। कैसा कैसा नाम सुनने को मिल रहा है, तो कैसा नाम सुनना चाह रहे हैं आप? ठीक है, आप यूरोप के बारे में पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आपको उस टाइप का ही नाम मिलेगा, या मोहन, सोहन, गीता, बबीता तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो नाम बिल्कुल वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवेन, ये किस प्रकार के समाजवादी थे? तो यह जो है आपको यूटोपियन समाजवादी थे। और यूटोपियन समाजवादी को स्वप्नदर्शी समाजवादी भी कहा जाता है। और एक चीज ध्यान में रखना है, क्या रखना है कि यूटोपियन समाजवादी जो थे उन्होंने वर्ग समन्वय की बात कही। उन्होंने कहा कि मिलजुल कर रहो, ठीक है, मिलजुल कर अपने जो हितों की पूर्ति है वह करो। और इन्होंने सेंट साइमन ने कहा कि सरकार को चाहिए, पूंजीपतियों को चाहिए कि वह अपने से गरीब लोगों का, निर्धन लोगों का ख्याल रखे, उसके विकास के लिए, उसके आर्थिक और नैतिक उत्थान के लिए कार्य करे। तो ये सारे आप लोगों को यूटोपियन समाजवादी समझ में आया। अब आते हैं मार्क्स, कार्ल मार्क्स, और इतने बड़े व्यक्तित्व कि जिसके आने से ही जो है एक इतिहास में लकीर खींच गई, समझ रहे हो। यानी अगर मार्क्स यहाँ खड़ा है तो इससे पहले कहलाया प्रारंभिक समाजवाद यानी यूटोपियन समाजवाद, और इसके बाद कहलाया वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्स के बाद का समाजवाद। यानी ये ग्रेट पर्सनैलिटी, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद जो है क्या है और इसमें कार्ल मार्क्स के क्या योगदान है। चलिए, यह देख रहे हो आप लोगों को दो इमेज दिख रहा है। चलिए, ये है आपके कार्ल मार्क्स, ठीक है, लंबे लंबे दाढ़ी वाले बाबा, ठीक है। हालांकि इनका युवा का फोटो जो है ज्यादा इस तरह से नहीं है, ठीक है। ये जो है इनके बुढ़ापे की इमेज है। और ये है कौन महाशय? ये है फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से। और यहाँ पर कौन है? ये जो मैडम आप देख रहे हो, और ये मार्क्स है, यह इनकी पत्नी है जेनी, ठीक है। और ये मार्क्स है, यह तो आप देख ही लिए यहाँ पर। तो कहने का मतलब है इंडिया जैसा कोई देश नहीं है। ओके, इंडिया जैसा कोई देश नहीं है,
ठीक है। हम लोग इंडिया के बारे में भी जब भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तब इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे। यस, ओके। हाँ, दोनों दोस्त थे, ठीक है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स क्या थे? दोनों दोस्त थे। तो हम जो है बस ऐसे इमेज आप लोगों को दिखा दिए। बात किस पे करना चाह रहे? वर्ग समन्वय की और वर्ग संघर्ष की। देखिए, एक हुआ यूटोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी, और दूसरा हुआ वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवादी जो उसका पालन करता हो। तो यूटोपियन समाजवादी में कौन कौन आएंगे? चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन, लुई बला, रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। और इधर वैज्ञानिक समाजवाद में कौन आएंगे? तो वैज्ञानिक समाजवाद में आपको आएंगे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। यहां तक आपको ध्यान में रखना है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक पूछा जाता है तो याद रखना है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, फ्रेडरिक एंगल्स। यूटोपियन समाजवादी का नाम देख रहे हैं, वैज्ञानिक समाजवादी। इससे एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, आप लोग इसको ध्यान में रखना, क्योंकि बराबर पूछा जाता है कि वैज्ञानिक निम्न में से कौन जो है वैज्ञानिक समाजवादी हैं, या कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन यूटोपियन समाजवादी हैं। तो इस नाम को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब दोनों के विचारों में अंतर को देखते हैं, इसीलिए मैंने यह डायग्राम बनाया, विचारों के अंतर को देखते हैं। तो इसको मैं इरेज करता हूं और इसको भी इरेज करता हूं। देखिए, यूटोपियन समाजवादी ने क्या बात कहा? वर्ग समन्वय की बात कहा, यानी आपस में मिलजुल कर रहो, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका मिलजुल कर उपयोग करो, लड़ो मत। यह वर्ग समन्वय की बात करता था। और वैज्ञानिक समाजवाद के जो कार्ल मार्क्स है, उन्होंने क्या कहा? वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल, ठीक है, वर्ग संघर्ष की बात इन्होंने कहा। वर्ग संघर्ष की बात कहा। तो वर्ग संघर्ष में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? इन्होंने देखा कि पूंजीपति वर्ग जो है वह मजदूर वर्ग का इतना ज्यादा शोषण कर रहा है कि वह बिल्कुल जो है मजदूर मरने की स्थिति में आ गया है। उसको किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती थी, ना ही वेतन दिया जाता था, ठीक है, बिल्कुल दयनीय स्थिति में जी रहा था मजदूर वर्ग। तो कार्ल मार्क्स इस बात को समझ रहे थे कि भीख मांगने से नहीं मिलेगा अधिकार, कम से कम भीख मांगने से तो नहीं मिलेगा। यह जो पूंजीपति वर्ग है वह इन मजदूर वर्गों का शोषण करता ही रहेगा, चाहे हम कितना भी अच्छी बातें कर लें कि मिलकर रहना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, इस चाहिए से नहीं होगा। इन्होंने कहा, कार्ल मार्क्स ने, कि लड़ो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। तुम्हारे अधिकार तब तक नहीं मिलेंगे जब तक तुम अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे नहीं। तो मार्क्स के विचार ने जो है वहां के मजदूरों में, श्रमिकों में एक चेतना, एक जागरूकता लाई और आगे जो है वह अपने अधिकारों के लिए गोलबंद हुए, ठीक है। तो यह आपको मूल रूप से यूटोपियन समाजवादी और वैज्ञानिक समाजवाद में अंतर को समझ में रखना है। अब जो है हम मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं, मार्क्स की जीवनी के बारे में, कि मार्क्स कौन थे,
कब उन्होंने पढ़ा, कब जन्म हुआ, ठीक है, क्योंकि यह एक कंप्लीट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मार्क्स की जीवनी के बारे में बताएं या फिर मार्क्स के सिद्धांत के बारे में बताएं, यानी कार्ल मार्क्स के, ठीक है। समाज, देखिए रोहित पूछ रहे हैं साम्यवाद कौन नहीं है। देखिए समाजवाद ही आगे बढ़कर साम्यवाद रूप में परिणत हो जाता है, तो समाजवाद का ही जो है आगे का जो स्टेज है वह साम्यवाद है, वह हम लोग आगे देखेंगे। अभी कार्ल मार्क्स और समाजवाद को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि जब समाजवादी व्यवस्था में ही सरकार बन जाती है और सरकार सारी चीजों को अपने नियंत्रण में लेकर आम जनता को जो है उसके हितों का ख्याल रखती है, और सारी चीजें हम देखेंगे आगे, ठीक है। पहले साम्यवाद पे चले जाएंगे तो फिर सीक्वेंस आप नहीं समझ पाओगे, इसको समझो। तो यह आप लोगों ने समझा। अब देखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में कि कार्ल मार्क्स कौन थे। लिखिए तो इसको, ये सारी चीजों को समझ रहे हैं आप लोग, कोई परेशानी है तो बताइए। कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स की जीवनी, कार्ल मार्क्स की जीवनी यानी परिचय, जो कहिए जीवनी क्या है। देखिए कार्ल मार्क्स तो इनका नाम हुआ, पहला नंबर। जन्म कब हुआ? जन्म इसका जो है आपका हुआ, इसको ध्यान में रखना है, पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव में, 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ जन्म, कहाँ हुआ जन्म जो है, कहाँ हुआ? तो यह आपको रखना है ट्रियर नगर। ट्रियर नगर, ट्रियर नगर कहाँ है? तो जर्मनी में है। जर्मनी के ट्रियर नगर में जो है कार्ल मार्क्स का क्या हुआ? जन्म हुआ। यह जो है जन्म से जो है एक यहूदी परिवार, ठीक है, यह जो है जन्म से क्या थे? यहूदी। इनका जन्म जो हुआ वह यहूदी परिवार में हुआ। यहूदी एक धर्म है और वही आगे चलकर इनके पिता ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और ईसाई धर्म बन गए, यानी क्रिश्चियन धर्म को पालन करने लगे। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। हेनरिक मार्क्स, जो कि पेशे से क्या थे? वकील थे, ठीक है, जो कि पेशे से क्या थे? वकील थे। और यह चाहते थे कि इसका जो पुत्र था कार्ल मार्क्स वह भी वकालत करे, ठीक है। अब है कि इसकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? तो कार्ल मार्क्स की जो प्रारंभिक शिक्षा है वह इसी ट्रियर नगर में हुई। कहाँ पर हुई? ट्रियर नगर में हुई, जो इसका जो कस्बा था, जो शहर था, वहीं पर हुई। लेकिन आगे की जो है शिक्षा इसकी शिक्षा जो है इसके कहाँ पर हुई? आगे की शिक्षा इसका जो है बॉन और बर्लिन में हुआ। इन्होंने बॉन यूनिवर्सिटी से जो है आपको बॉन यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की। बॉन विश्वविद्यालय से वकालत किया। क्या किया इन्होंने? वकील की पढ़ाई की, यानी लॉ की पढ़ाई की। लॉ की ही लिख लीजिए, वकील की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई की, ठीक है, लॉ की पढ़ाई। और आगे दर्शन, इनका जो है दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में बहुत ज्यादा रुचि थी। और आगे इन्होंने जो है बर्लिन से, कहां से? बर्लिन विश्वविद्यालय से, इसको इरेज कर देते हैं, बर्लिन विश्वविद्यालय से जो है इन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। बर्लिन विश्वविद्यालय से कब? 1936 में। ये सब मेन पॉइंट को जरूर ध्यान में रखना। 1936 में कौन सी पढ़ाई की? दर्शन शास्त्र की, दर्शन फिलॉसफी की, दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की, ठीक है। अब जो है आगे जो है इसकी लगभग जो है आपको 8043 में 1936 लिख दिए, हाँ 8036 नॉट 1936, ठीक है।
तो यह आपको जो है 1843 में जो है इनकी शादी हो गई। किससे हो गई? आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, यह देखो इमेज कहाँ गया, हाँ यह जो आप देख रहे हो जैनी के साथ इसकी शादी कब हुई? तो यह जो है इनका विवाह हुआ 1943 में, 1943 में। और कार्ल मार्क्स जो है फ्रेडरिक एंगल्स के साथ, फिर मैं गलती कर रहा हूँ, ये 1843 होगा, मैं बार बार 90 पे जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना 1843। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो है 1844 में यह फ्रेडरिक एंगल्स से मिले और यह दोनों ताउम्र जो है एक दूसरे के मित्र रहे। तो कहने का मतलब है कि आपको उसके जीवनी में, उसके परिचय में यह ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है यह 5 मई 1818 को एक यहूदी परिवार में हुआ। कहाँ हुआ? तो जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ। देन आपको ध्यान में रखना है कि इनके पिता हेनरिक मार्क्स जो है वह पेशे से वकील थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा, कार्ल मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा ट्रियर नगर में ही हुई, लेकिन आगे वह बॉन विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई और बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। 1943 ईस्वी में इसकी जो बचपन की मित्र थी जैनी, ठीक है, उसके साथ इनकी शादी हो गई। और जब 1844 ईस्वी में यह लंदन गए कार्ल मार्क्स, तो वहीं पर इसकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगल्स से हुई, जो कि दोनों एक ताउम्र यानी पूरे उम्र जो है दोनों एक दूसरे के मित्र बने रहे, ठीक है, एक अच्छे मित्र बने रहे। और वहीं पर फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों से कार्ल मार्क्स प्रभावित हुए और मजदूरों के बारे में सोचने लगे, उसके लिए काम करने लगे। और आप लोग जानते हो कि 1848 ईस्वी में इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यह पूछा भी जाता है साम्यवादी घोषणा पत्र का कब प्रकाशन हुआ, यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है इन्होंने प्रकाशन किया। कब? यह 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, याद रखना है इसको, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी, इसको हिंदी में कहते हैं साम्यवादी घोषणा पत्र। अगर आप ये छोटे छोटे फैक्ट ध्यान में रखोगे तो आप इसका एक कंप्लीट आंसर आसानी से लिख सकते हो, नहीं तो फिर परेशानी होगी, क्योंकि ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना ही चाहिए, ऑब्जेक्टिव के भी लिहाज से और सब्जेक्टिव के भी लिहाज से। बिल्कुल, जैनी कार्ल मार्क्स के बचपन की दोस्त थी, ठीक है गुड्डू, सही आप कह रहे हैं, ठीक है, बचपन की दोस्त थे। अब जो है हम लोगों ने क्या देखा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को जो है इन्होंने प्रकाशन किया। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में था क्या? दरअसल कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में समाजवादी विचारधारा को कार्ल मार्क्स ने लिखा और बताया कि किस तरह से जो है समाजवाद आने के बाद ही जो मजदूरों की समस्याएं हैं, जो उसका शोषण कर रहा है पूंजीवादी व्यवस्था, वह खत्म होगा। यानी इसमें इन्होंने काफी बढ़ चढ़कर पूंजीवाद का विरोध किया और मजदूरों को कहा कि सारी समस्याओं का जड़ यही पूंजीवाद है। अगर अपनी समस्याओं को, अपने दुखों को दूर करना है तो इस पूंजीवाद को खत्म करो, ठीक है। इस पूंजीपतियों का जो दिनों दिन जो है पूंजीवादी व्यवस्था में जो है एक तरह से जो है मोटा होते जा रहा है पूंजीपति, उसके धन बढ़ते जा रहे हैं, उसको खत्म करना है तो तुम्हें समाजवाद को अपनाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे चलकर इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी दास कैपिटल। आप जानते हो कि आपके ऑब्जेक्टिव में भी आया था कि साम्यवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को। और दास कैपिटल का प्रकाशन कब किया गया? तो 1867 ईस्वी में किया गया। इसी में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि प्रथम इंटरनेशनल, ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल जो है जिसको कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कहते हैं, क्या है यह प्रथम इंटरनेशनल? तो प्रथम पेज में चेंज कर लेता हूं। प्रथम इंटरनेशनल जो है आपका यह बैठक है, प्रथम इसको कहते हैं प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ।
फर्स्ट इंटरनेशनल यह कब हुआ था? यह जो है प्रथम इंटरनेशनल का जो गठन है यह 1964 में हुआ, सॉरी 1864 में हुआ था। ठीक है, यह 1864 में हुआ था और 1864 में जो है इस बैठक में कार्ल मार्क्स ने जोरदार भाषण दिए। इन्होंने कहा मजदूरों को कि देखो तुम्हारी जो यह समस्याएं हैं वह ऐसे समाप्त नहीं होने वाली है, और ऐसे भी तुम्हारे पास है क्या? तुम तो इतनी बुरी स्थिति में जी रहे हो कि तुम्हारे जीने से अच्छा है मर जाना, इसीलिए लड़ो, और अगर इस लड़ाई में जीत गए तो सारा जहान तुम्हारा है, सारे अधिकार तुम्हें मिल जाएंगे, और अगर हार गए या मर गए तो ऐसे भी तो बदतर जिंदगी जी ही रहे हो, ये ऐसे जीने से अच्छा है कि मर जाओ। कहने का मतलब है उन्होंने हर तरह से मजदूरों को उकसाया, उन्हें विचार दिया कि देखो बिना लड़े बिना संघर्ष किए तुम्हें तुम्हारे अधिकार नहीं मिलेंगे। किसने? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, तो इसका जो है आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, जिसमें कि 5 सिद्धांत है, द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, और क्या कहते हैं वर्गहीन और वर्गविहीन समाज, राज्यहीन और वर्गविहीन समाज की स्थापना। ये 5 सिद्धांत है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्लास में। लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पर आप समझिए कि मार्क्स ने जो है आम मजदूरों को यह दिमाग में बिल्कुल बैठा दिया कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन पूंजीवाद है, जो था भी उसका शोषण और उस पर अत्याचार कर भी रहा था मजदूरों पर, यही पूंजीपति वर्ग। तो इसलिए जो है इन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल में मार्क्स ने 1864 ईस्वी में मजदूरों को कहा कि, और यहाँ पर नारा दिया कि बिना कर्तव्य का अधिकार नहीं और बिना अधिकार का कर्तव्य नहीं। कहने का मतलब जब मुझे कोई अधिकार रहेगा तभी तो मैं कर्तव्य समझकर किसी का मदद करूंगा, लेकिन अगर मुझे अधिकार ही नहीं है तो मैं कैसे करूंगा? उसी तरह से अगर किसी को कर्तव्य दिए और अधिकार ही नहीं दी तो वहां भी यानी दोनों बातें, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। यह यहाँ पर मुख्य नारा दिया गया किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, और इसमें कई सारे लोग शामिल हुए। इसके बाद सेकेंड इंटरनेशनल भी हुआ, जो कि मार्क्स की मृत्यु के बाद हुआ। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी आप लोगों को पता है? कार्ल मार्क्स की मृत्यु यह हुई थी आपको 1883 ईस्वी में। कब हुई थी? 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब जो है कार्ल मार्क्स की मृत्यु के बाद जो है 14 जुलाई 1889 ईस्वी को, कब? 14 जुलाई। अच्छा याद करो कि 14 जुलाई हिस्टोरिक डे है ना। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति हुई थी, और बिल्कुल 100 साल के बाद, ठीक है, 14 जुलाई, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ऊपर बताता हूं। देखिए 14 जुलाई 1889, 14 जुलाई 1889, बिल्कुल 100 साल बाद अगर हम देखेंगे 14 जुलाई यह एक हिस्टोरिक डे है, जिस दिन फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 को क्या हुई थी? फ्रांस की क्रांति। और 14 जुलाई 1889 को क्या हुआ? 14 जुलाई 1889 को हुआ सेकेंड इंटरनेशनल, यानी इसको कहा जाता है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। इस समय कार्ल मार्क्स नहीं थे। इस संघ यानी इस सम्मेलन से पहले ही जो है उनकी मृत्यु हो गई थी 1883 ईस्वी में। ठीक है, इस अंतर्राष्ट्रीय संघ में जो है 20 देशों के लगभग 400 प्रतिनिधि, यानी इस समय तक मार्क्स की मृत्यु के बाद भी जो है धीरे धीरे समाजवादी विचारधारा इतना पॉपुलर हो गया था कि इस सम्मेलन में 20 देशों के लगभग 400 प्रतिनिधि ने भाग लिया। 20 देशों के
400 प्रतिनिधि ने भाग लिया, प्रतिनिधि ने भाग लिया, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से कहा गया कि दुनिया के मजदूरों एक हो, कहने का मतलब है कि आगे और एक डेट फिक्स किया गया कि मजदूरों को जो है एक ऐसा डेट होना चाहिए जिस दिन वह अपने अधिकारों की बात कर सके, उस दिन वह छुट्टी मनाकर एक तरह से सभी आपस में मिलजुल सके। उसी को कहा गया 1 मई को मजदूर दिवस। हम लोग अभी भी मनाते हैं 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में। इसको जो है इंटरनेशनल लेबर डे कहा जाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। तो इसी बैठक में जो द्वितीय सेकेंड इंटरनेशनल था, यानी द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ था, इसी बैठक में इस बात की घोषणा की गई कि अगले साल से यानी 1 मई 1890 से 1 मई 1890 से प्रत्येक साल जो है हम लोग क्या करेंगे, सभी मजदूर 1 मई को मजदूर दिवस मनाएंगे। तो कहने का मतलब है कि तब से आज तक हम लोग 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और जस्ट 1 मई 1890 को इस घोषणा के 1 साल बाद जो है पूरे ब्रिटेन और अमेरिका के हजारों मजदूरों ने मिलकर जो है अपने पूंजीपति जो उद्योगपति थे मालिक, उसके खिलाफ में आंदोलन किया और अपने अधिकारों को जो है उनके अपने मांग को उनके सामने रखा, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या क्या देखा, यहाँ पर कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में देखा, कब जन्म हुआ से लेकर कब शादी हुई, ठीक है। उन्होंने जो है कब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया, कौन उनके मित्र थे, फ्रेडरिक एंगल्स, किनके साथ शादी हुआ, जैनी के साथ, पिता कौन थे, हेनरी मार्क्स। एंड देन हम लोगों ने देखा कि उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है डास कैपिटल, उसका प्रकाशन कब हुआ, तो 1864 में हुआ। हम लोगों ने यह भी देखा 1867 में हुआ प्रकाशन, और 1864 में जो है उन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल जो एक सम्मेलन था उसमें जो है अपनी बातों को, समाजवादी विचारधाराओं को रखा। एंड देन सेकेंड इंटरनेशनल हुआ, उस समय हालांकि वो नहीं थे क्योंकि 1883 ईस्वी में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इस वजह से लेकिन जो भी समाजवादी लोग थे, उसके समर्थक और उसके अनुयायी लोग थे, उन्होंने इस सम्मेलन में कार्ल मार्क्स के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया। इस प्रकार से हम लोगों ने कार्ल मार्क्स की जीवनी को देखा और आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को देखा। क्या क्या देखा, एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन को आप लोग लिखना जरूर, समाजवाद से क्या समझते हैं। यह हम लोगों ने देखा, समाजवाद से क्या समझते हैं। इस पूरे लेक्चर को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसके आंसर को आसानी से लिख सकते हो, और मैंने कुछ चीजों को लिखाया भी है। समाजवाद से क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पूंजीवाद से क्या समझते हैं, यानी पूंजीवाद किसे कहते हैं, पूंजीवाद से क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि समाजवाद कितने प्रकार के होते हैं, समाजवाद के प्रकार, समाजवाद के प्रकार। और उस प्रकार में आप लोगों को 2 ध्यान में रखना है, समाजवाद के प्रकार में आपको 2 ध्यान में रखना है। एक पूछा जा सकता है यूटोपियन समाजवाद, ठीक है, यूटोपियन समाजवाद, और दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद। तो यहाँ पर आपको लाइटली जरूर बताना है कि यूटोपियन समाजवादी क्या चाहते थे, वैज्ञानिक समाजवादी क्या चाहते थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हिस्ट्री एक कहानी है, लेकिन सिर्फ ऐसी कहानी नहीं है कि जिसका कोई प्रूफ नहीं हो, जिसका प्रूफ हो, जिसके बारे में हमें फैक्ट मिले कि हाँ यह सही बातें हैं, वही हिस्ट्री है। बाद बाकी तो जिन बहुत सारी कहानियां होती है जिसका कोई प्रूफ नहीं होता है, तो उसे हम कहानी कहेंगे। हिस्ट्री और स्टोरी में बस इतना ही अंतर है कि स्टोरी का कोई सिर पैर नहीं होता है, यानी आप कुछ भी बोल सकते हो चाहे प्रूफ हो या नहीं हो, लेकिन हिस्ट्री में जब आप बोल रहे हो तो उसका प्रूफ होना चाहिए, उसका प्रमाण होना चाहिए कि हाँ आप जो बातें बोल रहे हो वह सच है और यह इसका प्रमाण है, यही अंतर है, ठीक है। चल, तो यह हो गया समाजवाद के प्रकार।
एक क्वेश्चन के समाजवाद के प्रकार बताएं या फिर इसी में पूछा जाएगा यूटोपियन समाजवाद से आप क्या समझते हो। और चौथा क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स की जीवनी को लिखें। कार्ल मार्क्स का परिचय दें या जीवनी को लिखें। कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखें, जीवनी को लिखें। यह 4 क्वेश्चन आज आप लोगों ने पढ़ा और अच्छे से समझ गए होंगे, इस बात की मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, आप इस चारों क्वेश्चन को अभी थोड़ा देर रेस्ट कर लो, ठीक है, उसके बाद इसको लिखने का प्रयास करो तो, और ज्यादा नहीं, कम से कम 4-5 लाइन में जो मेन बातें मैंने बताया वह लिखो और उसको 1-2 बार पढ़ो, बिल्कुल याद हो जाएगा। नहीं तो इतना चीज पढ़ा है, मैं पूछूंगा कि समाजवाद किसे कहते हैं तो भूल जाओगे, बता ही नहीं पाओगे। तो आपको भी याद रखना, आपको भी ध्यान में रखना जरूरी है, तभी आंसर राइटिंग करोगे, क्योंकि एग्जाम हॉल में तो मैं नहीं रहूंगा, आप रहोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।